हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कि वैक्सीन वगैरह आपको पढ़ाया उसमें मदद करेंगे। एक टॉपिक होता है उसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक है आपका। उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, पहले उसका जवाब दीजिए कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भाग है। तो पहला ऑप्शन इसमें है आपका हार्ट यानी हृदय, दूसरा ऑप्शन है आपका लंग्स यानी फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्लड यानी रक्त, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें किडनी, इसको कहते हैं वृक्क। हम आपसे पूछें कि इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? हार्ट होगा, लंग्स नहीं होगा। वैसे तो माना जाए तो अपने जगह पे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट होता है। लंग्स के बिना काम चल जाता है? नहीं सर। पीछे बताइए। काम तो हार्ट के बिना तो नहीं चलेगा, सबके बिना किसी के बिना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है बायोलॉजी के संदर्भ में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये ब्लड क्यों है जानते हैं? समझिए इसको। ब्लड के नाते ही तीनों का अस्तित्व है। आप कहें सर कैसे? यार घर में मोटर लगी है, स्विच ऑन करते हो, अगर पानी घर में ना आए या पाइप में पानी ना हो तो मोटर चलाओगे? तो हार्ट तो केवल पंप का काम कर रहा है ना, हार्ट तो केवल पंप का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये आपके ब्लड को प्योर कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त कर रहा है। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन रक्त को शुद्ध करता है। क्या शुद्ध करता है? रक्त आपके फेफड़े से ऑक्सीजन को पकड़ता है और शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, तो ये शुद्ध करने का काम कर रहा है। और ये क्या करता है? ये रक्त जैसे चाय की छन्नी छानती है, ये रक्त को छानने का काम कर रहा है। अब ये बताइए, ये ना होता तो इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती। अब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें तो ये सब कुछ नहीं होता है ना, होता है? एक चीज सबको जरूरत होती है, किसकी? ऊर्जा की। तो जो एक कोशिकीय जीव रहता है वो कहाँ रहता है? दो ही जगह पर रह सकता है ना, या तो पानी में या तो वायु में। अगर एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया है, अमीबा है, उसको भोजन चाहिए। मान लीजिए ये अमीबा है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, ये भोजन आया, पढ़ा होगा, भोजन ये शरीर के इसके अंदर जाता है, ये इस तरीके से ये डाइजेस्ट करता है, फिर वो भोजन को डाइजेस्ट करके ऊर्जा बनती, ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करता है। यही काम तो कर रहा है, यही काम बैक्टीरिया कर रहा है, यही काम आप भी तो कर रहे हो। लेकिन आपके शरीर की सारी कोशिका के संपर्क में वायु और या जल नहीं है ना, स्किन के संपर्क में तो है, आंतरिक अंगों के संपर्क में नहीं है। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। सिस्टम क्या? डिफरेंट ऑर्गन। आप यहां से खाते हैं, बात सुनिए ध्यान से, यहां से खाया, मुंह में चबाया, चबाने के बाद भोजन कहाँ गया? डाइजेस्टिव सिस्टम में गया,
उसका काम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भोजन में आपने स्टार्च खाया उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, प्रोटीन खाया तो अमीनो एसिड में तोड़ देता है, सबको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? अब ब्लड अगर है तो ब्लड, जैसे आपको नदी के किनारे बांध दिया जाए और कहा जाए अच्छा माल भी है इस नदी से लेना है, गंदा माल भी नदी में निकालना, तो सेल की कंडीशन यही है शरीर में। आपको नदी के किनारे बांध दिया गया, कहा अच्छा माल नदी से लेना, गंदा माल नदी से लेना, और अगर नदी स्थिर बनी हुई है तो क्या होगा? गंदा माल निकालोगे तो तैरता रहेगा, और नदी अगर बहती रहेगी तो क्या होगा? गंदा माल निकालोगे आगे बढ़ेगा, और अच्छा माल आएगा घर पर पकड़ लोगे। तो ब्लड इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड के नाते ही तीनों का तो अस्तित्व है। अगर ये ब्लड ना होता तो ना लंग की जरूरत थी, ना किडनी की जरूरत थी, ना हार्ट की जरूरत थी। जैसा कि एक कोष की जीवों में ये सब होता ही नहीं है, एक कोष की जीव में ये सब होता ही नहीं है। लेकिन ऊर्जा की जरूरत सबको है, ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा लेने के तरीके हर जीवों में अलग अलग दिखेंगे। ऊर्जा को ग्रहण कर, भाई ऊर्जा के नाते ही तो ब्लड है। अगर आपको फूड की जरूरत ना होती तो इतना ज्यादा सिस्टम की जरूरत ना होती ना। समझ रहे हैं बात को? तो मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन ब्लड। अब इसको देखिए, दो तरीके से अध्ययन करते हैं और इसमें से खासकर पीसेस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। इसको दो तरीके से अध्ययन करना है आपको। एक तो आपको पढ़ना है ब्लड ग्रुप, और दूसरा पढ़ना है ब्लड कंपोजिशन, यानी रुधिर का संगठन। ब्लड कंपोजिशन यानी रुधिर का संगठन, दो तरीके से पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको डिटेल में, पहले इसको समझना है। इससे पहले इसको थोड़ा सा बात करेंगे, फिर इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए ब्लड, ह्यूमन ब्लड, और थोड़ा लिखिए। रक्त का अध्ययन हम हीमाटोलॉजी में करते हैं। रक्त का अध्ययन हम हीमाटोलॉजी में करते हैं। हमारा रक्त हल्का क्षारीय, हमारा रक्त हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय पीएच जो होता है वो 7.3, हल्का क्षारीय पीएच 7.3 के लगभग होता है। रक्त को शरीर का तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। शरीर के 7 से 8% भाग को रक्त बनाता है। ऊतक कनेक्टेड टिश्यू, शरीर के 7 से 8% भाग को रक्त बनाता है। 7 से 8% भाग को रक्त बनाता है। एक 70 केजी के व्यक्ति में, एक 70 केजी के व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक 70 केजी के व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है।
5 से 6 लीटर रक्त होता है। स्त्रियों में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में 20% कम होती है। स्त्रियों में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में 20% कम होती है। अब थोड़ा समझिए, पहले इसको समझिए, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। ब्लड ग्रुप हेडिंग डालिए। ब्लड ग्रुप हेडिंग डालिए। देखिए क्या होता था कि 1902 के पहले, यानी 1900 के पहले क्या होता था, किसी का रक्त किसी को चढ़ा दिया जाता था तो कभी कभी आदमी बच जाता था, कभी कभी मर जाता था। ये इत्तेफाक से होता था, गलती से बच गया, गलती से मर गया, नहीं पता था रीजन क्या। 1902 में क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे, समझ लीजिए कि लिखा देता हूँ। 1902 में जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने अध्ययन किया कि रुधिर का थक्का जमने का, या एक व्यक्ति को कभी चलाते हैं तो बच जाता है, कभी मर जाता है, तो कारण क्या है। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा ब्लड के कंपोजिशन को समझते हैं, फिर डिटेल में बाद में जाएंगे, तब है ना। देखिए आपका ब्लड का जो कंपोजिशन देखते हैं तो ब्लड मुख्यतः 2 भागों से बना है, ये बताया भी मैंने। एक तो प्लाज्मा होता है जो 55% भाग को बनाता है, दूसरा ब्लड सेल्स होता है जो कि 45% भाग को बनाता है। अब जो ब्लड सेल्स होता है ये 3 प्रकार का होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अभी डिटेल में जाएंगे इस पर। फिर होता है प्लेटलेट्स। अब जो ये आरबीसी देख रहे हो, रुधिर थक्का जो जमने का जो प्रमुख कारण है, उसका संबंध आरबीसी से होता है, डब्ल्यूबीसी से नहीं। इसकी संख्या ब्लड में सबसे ज्यादा होती है। 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर आपके रक्त में आरबीसी होता है। 6000 से 10,000 ये होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख ये होता है। अभी डिटेल में आएंगे इस पर। अब उन्होंne ये बताया कि जो हमारा रक्त है, यानी सबसे ज्यादा संख्या इसकी है आरबीसी। अब ये देखिए आपका रक्त है, तो रक्त का तरल भाग क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। इसमें आरबीसी तैर रही है, ठीक है, ये तैर रही है। तो उन्होंने स्टडी किया तो ये बताया कि देखिए आपने चीज तो पढ़ा है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल होता है तो उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उन्होंने बताया कि जो आरबीसी है, आरबीसी की जो कोशिका कला है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। किसकी? आरबीसी की कोशिका कला। और कहा कि एक दूसरे प्रकार की प्रोटीन रक्त के प्लाज्मा में होती है, इसमें भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है। इन्होंने इस प्रोटीन का नाम दे दिया एंटीजन, और इसका नाम दे दिया एंटीबॉडी। जब बहुत सारे लोगों के रक्त का लेकर के अध्ययन किया, बहुत सारे ह्यूमन, तो जब बहुत सारे लोगों के रक्त का लेकर के अध्ययन किया तो देखा कि जो एंटीजन है, यानी जो ये प्रोटीन है जिसको एंटीजन नाम दिया है, इसका स्ट्रक्चर 2 टाइप का मिला। आप समझ रहे हो? तो दोनों का नाम रखना था, तो एक टाइप के एंटीजन का नाम रख दिया ए, दूसरे टाइप का नाम रख दिया बी। अगर तीसरे टाइप का मिला हो तो सी नाम रख दिया, मिला नहीं 2 रख दिया। बात समझ रहे? अब जब उन्होंने रक्त के प्लाज्मा का स्टडी किया, प्लाज्मा में प्रोटीन जिसका नाम एंटीबॉडी रखा गया था, ये भी 2 प्रकार का मिला। तो इसको इन्होंने कहा स्मॉल ए एंड
इतनी बात समझ में आई? हाँ? अब आप कैसे समझोगे कि रुधिर का थक्का जमने का कारण ये कैसे होता? कल थोड़ा सा आपने पूछा था तो बताया था, इस कायदे से समझाता। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्रकार का डाक टिकट है। डाक टिकट तो देखे होंगे सब लोग। आपके पास दो प्रकार का डाक टिकट है। आपको ये पता है डाक टिकट के पीछे गोंद लगा होता है, गोंद। तो जब उस पर पानी का छिट्टा मारते हो तो चिपकने लगता है कि नहीं? बोलो, डाक टिकट देखे कि नहीं? पीछे गोंद लगा होता है। लोग ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, पानी लगाना चाहिए, ठीक है? तो लोग थोड़ा सा पानी का छिट्टा लेके लगाएंगे तो वो चिपकने लगता है। मान लीजिए आपके पास दो तरह का डाक टिकट है। इसमें जो गोंद लगा है वो ए टाइप का लगा है, इसमें जो गोंद लगा है बी टाइप का। मतलब गोंद दो तरीके का कैसे? मान लीजिए कि इसमें जो गोंद लगा है वो जल में घुलनशील है। इसमें घुलनशील है और ये मान लीजिए पेट्रोल में घुलनशील है। ये एज्यूम कर लिया हमने, मान लिया। अब इसको हम स्मॉल ए कहते हैं, इसको स्मॉल बी कहते हैं। यानी ये वाला वाटर अगर इसके साथ रहेगा तो चिपका देगा, ये इसके साथ रहेगा तो चिपका लेगा। अब इसको हम आरबीसी मान, अगर इसको इसके साथ कर दे तो क्या होगा? तो नहीं चिपकेगा। बस यही कहानी है उसमें। कहानी इसमें यही है। अगर एंटीजन ए के साथ में, एंटीजन ए के साथ में अगर एंटीजन ए एंटीजन है, ए के साथ में अगर क्या होगा? स्मॉल बी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। बी के साथ में स्मॉल ए होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और ए के साथ में ए हो, बी के साथ बी हो तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग। इससे ज्यादा आपको जानना नहीं। इसके अंदर जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री समझ में आ रहा है। अब लैंडस्टीनर ने क्या किया कि एंटीजन को आधार मान करके ब्लड को 4 वर्गों में बांटा। तो अब लिख लीजिए ब्लड ग्रुप में। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य में रुधिर वर्गों की खोज की। इसके लिए उन्हें 1930 का मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज की। इसके लिए उन्हें 1930 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने बताया कि आरबीसी की कोशिका कला में पाई जाने वाली आरबीसी की कोशिका कला में पाई जाने वाली आरबीसी की कोशिका कला में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं और प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार की होती है। एंटीजन 2 प्रकार की होती है। जिन्हें कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से प्रकट करते हैं।
इसी प्रकार से एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है। जिसे स्मॉल ए स्मॉल बी से प्रकट करते हैं। अभी मैं ये पढ़ाऊंगा तो देखिएगा इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब साथ चलेगा अप्लाइड करके। प्लाज्मा में पाई जाने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडी, वो भी दो प्रकार की, स्मॉल ए स्मॉल बी कहते हैं। अब लिखिए एंटीजन ए के साथ में, एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी स्मॉल बी हो, या एंटीजन ए, एंटीजन ए का मतलब कैपिटल लिखिएगा, एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी स्मॉल बी हो, या एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी स्मॉल ए हो, तो रुधिर का थक्का नहीं जमता। एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी स्मॉल बी या एंटीबॉडी बी हो, या एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी ए हो, तो रुधिर का थक्का नहीं जमता। ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, है ना। एंटीजन की बात करें तो कैपिटल में लिखिएगा, एंटीबॉडी तो रुधिर का थक्का नहीं जमता। अब लिखिए एंटीजन के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा। एंटीजन के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा। अब देखिए 4 वर्ग में क्या बांट रहे हैं ये देखिए पहले। अब यहां से आपको देखिए कॉन्सेप्ट समझना है। यहां से कॉन्सेप्ट देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे सब में कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे उसमें तो बहुत कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट वाला है, समझिए। टेबल ऐसे बनाइएगा, तब लिखिएगा ब्लड ग्रुप, या हिंदी में लिखिए रुधिर वर्ग, यहाँ लिखिए एंटीजन, हिंदी में लिख लीजिएगा चाहे प्रतिजन, प्रतिजन कैसे, फिर होगा एंटीबॉडी, हिंदी में लिख लीजिएगा प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। अब इसको समझिए थोड़ा, क्या है इसकी कहानी, समझ लेंगे जिंदगी में भूलेगा नहीं। देखिए ए बी और जी तो पता है। अब बताइए, देखिए इन्होंने क्या किया, एंटीजन के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा ना। जैसे ये है, ये है, ये है, इनका रक्त स्टडी किया तो इनके रक्त के आरबीसी की कोशिका कला में जो एंटीजन मिला वो एक टाइप का मिला है, तो ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीजन कौन सा होगा, अब एंटीजन ए मिला तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, है ना। अब अगर बी मिला तो यहाँ बी होगा, यहाँ स्मॉल ए होगा। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी आरबीसी में दोनों टाइप का गोंद लगा है। जैसे कुछ डार्क टिकट ऐसा में दोनों टाइप गोंद लगा है, पेट्रोलों में भी चिपक सकता है और पानी में। यानी इसमें क्या है, ए तथा बी दोनों। अब एंटीजन दोनों टाइप का है। अब पेट्रोल में रखो तो भी चिपकेगा, पानी में रखोगे तो भी चिपकेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल का मतलब कोई। इधर कई साल से क्या होता है ना, अब इधर पढ़ाते तो हिंदी मीडियम में रहता है, बाहर क्या होता है कि जितनी भी हो गई है तो 90% अब धीरे धीरे हिंदी मीडियम के बच्चे प्राइवेट कोचिंग से गायब हो गए। जब हम लोग 2003 पढ़ाते थे तो हिंदी मीडियम बच्चे होते थे, अब तो गायब हो गए, सब इंग्लिश मीडियम का ही बैच रहता है, आदत पड़ जाती है। ये समझ में आई बात। अब ये बताओ इसमें क्या होगा,
पहले समझो इसको यार। हम यहां लिखते हैं, यहां इसको क्या पढ़ते हो, यहां क्या पढ़ते हो? वहाँ वो पढ़ते हैं, यहाँ जीरो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि वो सकल शकल तो एक जैसी है ना, संगत का तो यहाँ शकल का धोखा, इसको एक्चुअल में उन्होंने जीरो कहा है। जैसे ही जीरो कहोगे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जीरो का मतलब ऐसी आरबीसी जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, यानी ऐसा डाक टिकट जिसमें कोई भी गोंद लगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? गोंद है ये नहीं है, गोंद है नहीं का मतलब कोई नहीं। अब गोंद नहीं है तो पेट्रोल पानी दोनों में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, चिपकेगा नहीं। यहाँ ए तथा बी, समझ में आया? आज से जब भी पढ़िएगा इसको जीरो पढ़िएगा, और जैसे ही जीरो पढ़ेंगे आपका कंसंट्रेशन और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। वास्तविकता ये कि ये जीरो उन्होंने कहा। अब होता क्या है कि हम लोग अल्फाबेट के साथ पढ़ते हैं ना, ए बी ओ पढ़ देते हैं, ये ओ नहीं है, जीरो है। और जैसे जीरो पढ़ोगे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब कौन सा ऐसा रक्त जिसमें एंटीजन कोई नहीं है, जीरो में होगा, ए बी में दोनों एंटीजन होगा। बात कितनी समझ में आई? आगे बढ़े, इसको बना लिए हैं। अब देखिए जब इसकी खोज हो गई तो फार्मूला नंबर 1 आया। ये फार्मूला नंबर 1 आपने नाइट 10 की किताब में 100% पढ़ा है। वो फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है? ये डोनर है यानी दाता है, ये रिसीवर है, ये ए है, बी है, ए बी है, जीरो है, ये ए है, बी है, ए बी है, जीरो है। ठीक, ए वाला ए को दे सकता है, ठीक, ए वाला ए बी को दे सकता है। अब आपने इसको रट्टा तो मान देख हो सकते हैं यार, ये चीज हमको ये बताओ, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी स्मॉल भी है ना इसमें क्या है? दोनों एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, हाँ तो एंटीबॉडी स्मॉल है। अब एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, कभी भी किसी भी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकालेंगे तो उसका एंटीजन जो होगा ये सक्रिय रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? असक्रिय हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपके रक्त शरीर से रक्त निकाला, एंटीजन सक्रिय, एंटीबॉडी असक्रिय हो गई। अब इसका रक्त इसको देते तो एक जैसा है, जब इसका रक्त इसको दिया गया तो इसके रक्त में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी इसमें जब रक्त बाहर निकाला तो क्या होगा? ये असक्रिय हो गया ना, तो ए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए, ये केवल इसको दे सकता, क्यों? दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी है ये लेना और रक्त निकाल लोगे तो क्या होगा? एंटीजन सक्रिय रहेगा। इसका रक्त इसको क्यों दे सकते हो? क्योंकि ये जीरो है, एंटीजन है ये नहीं है, चाहे इसको दे दो। समझ में आया? समझ में आया? ये फार्मूला नंबर 1 है। 2 फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी कुछ आपको बता दूंगा, करने लायक हो जाएंगे। समझ गए? ये बना लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाना शुरू यहाँ से करते हैं। जब ब्लड क्लियर हो जाएगा तो बायोटेक वैक्सीन समझ में आने लगती है। आगे बढ़े हैं? ये समझ में आया? अब होता क्या है
कि जब इसकी खोज हो जाती है और एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, लोग बचने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मर जाते हैं, यानी 8 से 10% ये भी असफल रहता है। इसका मतलब शोध पूरा नहीं हुआ, ब्लड क्लॉटिंग से लोग मर जाते हैं। तो ये जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्हीं के एक शिष्य थे, समझ लीजिए, फिर नोट डाउन करा, उनका नाम था वीनर। ये कार्ल लैंडस्टीनर के प्रकार से समझिए शिष्य थे। तो 1940 में ये क्या करते हैं कि देखिए, जब कभी भी कोई शोध कार्य करते हैं, मानव के संदर्भ में कोई एंटीबायोटिक या वैक्सीन का शोध कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पुराने और दूर के रिश्तेदार पे करते हैं। सबसे दूर का रिश्तेदार चूहा होता है। उसका एक रीजन ये भी होता है, चूहा का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है। जैसे आप रिसर्च करना है, अब अगर एक बंदर के लाइफ स्पैन में समय ज़्यादा लगेगा तो लंबे समय तक इंतजार देखना पड़ेगा। तो पहले चूहे पे शोध करते हैं, उसमें चूहा होता है, जैसे दुनिया पीग होता है। अभी जैसे वैक्सीन, कोरोना का समय था तो वैक्सीन बनी, तो चूहे का प्रयोग करें। जब चूहे पे सफलता मिलती है तब धीरे धीरे इंटर किस पर करते हैं, चूहे पे जब सफलता मिलेगी तब हम प्रवेश करेंगे बंदरों, कुछ खरगोशों पे, उसके बाद फिर बंदर पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये शोध कर रहे थे। देखिए, अफ्रीका को मदर ऑफ डिजीज कहा जाता है। अफ्रीका में विश्व में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका को मदर ऑफ डिजीज कहते हैं। बाकी जानते हैं, अफ्रीका में इथोपिया है, इथोपिया से ह्यूमन की ओरिजिन होती है, होमो सैपियंस की ओरिजिन होती है। तो होता क्या है कि अफ्रीका में एक बंदर मिलता है जिसका नाम है रिहसस मंकी। तो वो रिहसस मंकी के ब्लड का स्टडी कर रहे थे। कौन? वीनर साहब। तो जब उन्होंने इसके ब्लड का स्टडी किया तो इसके ब्लड की आरबीसी में एक अलग टाइप का एंटीजन देखा। समझ रहे हैं, 2 टाइप का एंटीजन खोजा गया, एक अलग टाइप का एंटीजन देखा। तो जो अलग टाइप का एंटीजन इन्होंने बंदर की कोशिका कला में देखा, तो उसका नाम सी रख देते, डी रख देते, ई रखते, नहीं रखते, उनकी मर्जी है। उन्होंने उस अलग टाइप के एंटीजन का नाम रख दिया RH, जिसको आप कहेंगे RH फैक्टर। एक अलग टाइप का एंटीजन खोजा, इसका नाम RH फैक्टर रख दिया। और खास बात ये थी कि RH एंटीजन तो मिलता था उसमें, लेकिन RH एंटीबॉडी नहीं मिलता था। और जब उन्होंने ह्यूमन के रक्त का स्टडी किया, मानव के रक्त का अध्ययन किया, आगे चल करके गोरे जो होते अंग्रेज, उनके रक्त का अध्ययन किया, तो अंग्रेजों में 85% अंग्रेजियों के रक्त में RH एंटीजन मिला। पहले क्यों नहीं मिला, बाद में क्यों? देखिए, समय के साथ बायोलॉजी में क्या होता है, तकनीकी परिवर्तन होता है। अब 1959 में पहली बार जो है अपोलो मिशन हुआ था, तब क्यों नहीं पानी खोजा गया? उस समय तकनीक नहीं थी वैसी। 1959 में लूना मिशन गया रसिया का, 1969 में अपोलो मिशन गया। उस समय पानी क्यों नहीं खोजा? क्योंकि उस समय तकनीक नहीं थी। क्योंकि बायोलॉजी का जो हाथ पैर होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। तो हुआ क्या कि इस बार उन्होंने कुछ अच्छे उपकरण रहे होंगे कि एक देखिए लाइन लेंथ लेके जब चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो उन्होंने उपकरण से देखा तो विशेष प्रकार के प्रोटीन की संरचना देखा, तो इसका नाम RH एंटीजन। और बाद में पता चला 85% गोरे जो लोग होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनमें होता है। अब आगे चल करके फिर भारतीयों का भी अध्ययन किया गया, तो 97% भारतीयों के रक्त में RH एंटीजन मिला। अब जिनके रक्त में RH में एंटीजन मिला उन्हें RH पॉजिटिव कर दिया, और जिनमें नहीं मिला उन्हें RH नेगेटिव कर दिया।
अब इस आधार पर रट को 8 वर्गों में बांट दिया। देखिए शुरुआती दौर में ऐसे लिखते थे ए RH पॉजिटिव, ए RH नेगेटिव, बाद में इसको गायब कर दिए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। 8 वर्ग हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ रही बात? आगे चल करके बहुत सारे और वर्ग मिले, जैसे इन्होंने बॉम्बे वर्ग पूछा, इनरा वर्ग मिला, गोल्डन ब्लड ग्रुप मिला, अभी आगे वो भी डिस्कस करते हैं। वो रेयर लोगों में मिलता समानता ये ब्लड ग्रुप होता है। और जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है 10,000 में से किसी एक में मिलता। पहली बार 1952 में बेंडे थे मुंबई में, उन्होंने खोला। वो दे सबको सकता है लेकिन कौनों से नहीं सकता। अब इसका रीजन क्या, उसमें ये हो क्यों जाता है? इसका कारण जेनेटिक्स है, जीन में परिवर्तन हो गया, जो उसमें एंटीजन है वो थोड़ा दूसरे टाइप। बात समझ रहे नहीं? ये जो ऊपर जो ये प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन की एक संरचना होगी, जीन में परिवर्तन हुआ तो ये जो एंटीजन की संरचना वो बदल गई, एंटीजन गायब हो गया। कुछ भी हो सकता है, समझ गए? और पहले इसको लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए RH फैक्टर, ब्रैकेट लीजिए रुधिर के पॉजिटिव और निगेटिव होने का कारण। RH फैक्टर रुधिर के पॉजिटिव और निगेटिव होने का कारण, रुधिर के पॉजिटिव और निगेटिव होने का कारण। अब लिख लीजिए इसको। सन 1940 में लैंडस्टीनर तथा विदर ने रिहसस नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, जिसका नाम RH एंटीजन या RH फैक्टर रख दिया। RH एंटीजन या RH फैक्टर रख दिया। हेलो, हाँ क्लास में बात करते हैं। जिसका नाम RH एंटीजन या RH फैक्टर रख दिया। RH एंटीजन या RH फैक्टर रख दिया। जब मानव के रक्त का अध्ययन किया तो पाया कि 85% गोरी प्रजाति के मानव के रक्त में या RH एंटीजन होता है और 97% भारतीयों के रक्त में RH एंटीजन होता है और 97% भारतीयों के रक्त में या RH एंटीजन होता है। RH एंटीजन के आधार पर रुधिर को 8 वर्गों में बांटा। RH एंटीजन के आधार पर रुधिर को 8 वर्गों में बांटा। अब थोड़ा समझ लीजिए फार्मा नंबर 2।
ये फार्मूला नंबर जरूर लिख लीजिएगा, ना गूगल बाबा में मिलेगा ना दुनिया की कोई किताब में मिलेगा। कम समय में चीज़ों को करने के लिए फार्मूला मैंने बनाया, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा कि मौके पे हथियार चलाना भूल जाएंगे और उसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि अंतर होता है ना, एक नीट की तैयारी करता है, एक सिविल की तैयारी करता है, दोनों का अप्रोच अलग अलग है। नीट का जो टीचर पढ़ाएगा उसका दूसरा अप्रोच हो। यहां पर देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है। फॉर्मूला नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट कहता है अगर कोई RH पॉजिटिव है, ये भी बंदा RH पॉजिटिव है, तो ये इसको रक्त दे सकता है, नो डाउट, दोनों एक जैसा। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, बाकी तो फॉर्मूला नंबर 1 को फॉलो करना है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। फॉर्मूला नंबर 2 में लोचा है, ये अगर RH पॉजिटिव है और ये RH निगेटिव है तो नहीं दे सकता। पहली बार देंगे तो किसी तरह से बचा लिया जाएगा, अगली बार देंगे तो ये मर जाएगा। क्यों नहीं दे सकता? अभी देखिए इसका रीजन क्या है, RH पॉजिटिव है तो RH एंटीजन है, शरीर से रक्त निकलेगा तो एंटीजन सक्रिय रहेगा, इसमें दोनों नहीं है, और ना RH एंटीजन है ना RH एंटीबॉडी है। तो जब इसके रक्त में ये B बंदा है, ये A बंदा है, A का रक्त B को दिया तो इसके रक्त में RH एंटीजन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, नई चीज ब्लड में घुसी तो इम्यून सिस्टम कहेगा साला क्या आ गया है, तो इम्यून सिस्टम क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडी। तो इसलिए इसका रक्त इसको नहीं देते। और गहराई मत जाइए, माथा पच्ची मत करिए, बहुत कुछ है उसमें, समुंदर है पूरा, आपका GS लील सकता है, इतना कुछ है। सबसे मोटी बुक खाली ब्लड की होती है, क्योंकि आपका जितना भी बॉडी का चेकअप होता है उसमें ब्लड से ही चेक करते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है, ये अगर RH निगेटिव है और ये वाला RH निगेटिव है, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये अगर ये RH निगेटिव है और ये RH पॉजिटिव है, दे सकते हैं। देख लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता। यानी कुल मिला के ये आपको याद, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट न समझ में आया, मौके पे भूल जाए, खाली आप इतना याद रखिए, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, बकिया सब दे सकता हूं, मेरी गारंटी है इस सारा प्रश्न आप कर लेंगे। अब कैसे करेंगे अभी बताता हूं। आपको ये याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं, आपसे कभी नहीं पूछेगा क्यों नहीं देता। ये प्रश्न पूछेगा जो नीट की या जूलॉजी में घुस के तैयारी करना, समझ रहे ना, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता। अब देखते हैं, 2 फार्मूले आपको बताए हैं, अब समझिए इसको। दो फार्मूले बताए, देखिए समझिए इसको। अब इस तरह से टेबल बनाइए, इधर लिखिए डोनर, इधर लिखिए रिसीवर। ये अगर डोनर है, ये क्या हो गया, रिसीवर। अब देखिए यहां पे लिखता हूं A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, 0 पॉजिटिव 0। ठीक, यहां पे क्या हो गया, A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, 0 पॉजिटिव। देखिए ये जो सब टॉपिक होते हैं ना, ये लगभग ऑल एग्जाम वाले होते हैं, कॉमन टॉपिक होते हैं। अब समझिए इसको, पहले एक टेबल बना देता हूं, है ना। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज देने में रहता हूं, समय न खराब हुआ आपका, कि वैसे ही लेक्चर कम रहता है, समय खराब करेंगे तो फिर आपको सही से मिल नहीं पाएगा चीजें, है ना। अब देखिए इसको समझिए, जैसे कहा जाए कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन की ये वाला इसको रख देगा कि नहीं, ये देगा कि नहीं, देगा कि नहीं,
सबसे पहले आप विचार करिएगा फार्मूला नंबर 1 पर। जब फार्मूला नंबर 1 यस करे तब फार्मूला नंबर 2 पे विचार करेंगे। ये भी यानी ये भी यस करे और ये भी यस करे तो ब्लड देंगे। और फार्मूला नंबर 1 ने नो कह दिया और फार्मूला नंबर 2 यस कह रहा है तो ब्लड नहीं देंगे। समझ रहे हैं? या इसने यस कह दिया इसने नो कह दिया तो ब्लड नहीं देंगे। दोनों में से एक भी नो कहेगा तो ब्लड नहीं देंगे। लेकिन पहले विचार किस पे करना है? फार्मूला नंबर 1 पर। कैसे करना है? ए देखिए, फार्मूला नंबर 1 कह रहा है ए को दे सकता है, फार्मूला नंबर 2 कह रहा है पॉजिटिव दे देंगे। एक कह रहा है ए को दे सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को कोई दिक्कत। फिर ये क्या कह रहा है बी को नहीं देगा। फार्मूला नंबर 1 ने रिजेक्ट कर दिया, फार्मूला नंबर 2 यस कह रहा है नहीं देंगे। पहले एक पे सोचना है, वो रिजेक्ट कर दिया, एक वाला रिजेक्ट कर दिया। ए वाला ए बी को दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है। एक ए बी को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, इन दोनों को नहीं दे सकता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। वो तो सबको दे सकते हैं, ऐसा अरे अभी गाड़ी आगे बढ़ने दो। आपका जो क्वेश्चन आपके खोपड़िया में जो चल रहा है बेटा, मुझको पता है। 18 साल हो गया पढ़ाते, 20 साल हो गया, 52-53 की एज हो गई है। आप लोग क्या सोचते हो वो तक मुझको पता रहता है। अभी आने दो, गाड़ी आगे बढ़ने तो दो। अब देखो, ए को दे सकता है, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं? निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। यस, ये भी यस, नो नो, यहाँ क्या हुआ? यस यस नो नो। दोनों फार्मूला देखिए, खोपड़ी में दोनों फार्मूला लगातार चलना चाहिए। जैसे आपको फीवर आता तो कपकपी क्यों आती है? होता क्या है कि आपके ब्रेन में एक भाग होता, समझ लीजिए, मेरे दिमाग में आ गया तो बता देता हूँ। आपके दिमाग में, मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस। ये आपके भूख पर, प्यास पर, तापमान पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस में एक भाग होता है थर्मल सेट पॉइंट। थर्मल सेट पॉइंट होता है। जैसे किसी चीज का टेम्परेचर कम ज्यादा करते हो ना, सेट करते हो, ये थर्मल सेट पॉइंट ब्रेन में होता है। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर सेट करके रखा है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ये सेट करके रखा हुआ है ब्रेन में। अब शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, तब आपका बी सेल टी सेल जैसा बताया है, वो जाएगा ब्रेन से, कहेगा भैया ये क्या हो गया। तो ब्रेन ये कहेगा कि अब उसको मारो, मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ, उनको मारो, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो कहेगा टेम्परेचर का नियंत्रण तो तुम ही कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, इसको उठा करके बढ़ा के कर देगा 103 फ़ारेनहाइट कर देगा। और जब ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो अंतर हो जाएगा 4 से 5 फ़ारेनहाइट, 6-7 का अंतर होगा। तो अब आपके एक बार की जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके शरीर के अंदर जो रुधिर वाहिनियां वो सिकुड़ने लगती हैं। समझ रहे हैं? और जब वहाँ पॉइंट सेट हो गया 103, शरीर का तापमान अभी 98.6 है, तो 98.6 से 103 जाने में वो जो रुधिर वाहिनियां सिकुड़ेंगी। और जैसे ही 103 पर टेम्परेचर आएगा, आपका कपकपी क्या हो गई? उससे उस तापमान तक जाने पर 103 एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है। तो ये थर्मोसेट पॉइंट पर बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? इस सूक्ष्म जीवी को मारो। ये शरीर की प्रतिक्रिया होती है।
ये थर्मोसेट पॉइंट हाइपोथैलेमस में होता है। कि जब तापमान बढ़ेगा तो एक बार भी आपका शरीर, आप पानी रखो कह दो एक बार भी 100 डिग्री पहुंच जाए तो नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे होगा ना। तो शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और जब तक 103 पे सेट है, जब तक 103 पे नहीं आएगा आप कांपते रहो, क्योंकि जो रुधिर वाहिनियां वो सिकुड़ने लगती है और जैसे 103 पे आएगा कब कभी आपकी नहीं रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, हाँ बदन में दर्द होगा। यह आपके शरीर का हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स कहते हैं। इसे देखिएगा, जो बच्चा पैदा होता है, एक प्रक्रिया होती थी पहले कि पहले जो बच्चा पैदा होता था तो उसको, आप हम सब जब पैदा हुए तो उल्टा पकड़े गए, दोनों टांग पकड़ के उल्टा लटकाए जाते, उसको ऐसे ठोका जाता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके मुंह में चला जाता है। अगर सीधा पकड़ेंगे तो लंग्स में चला जाएगा, मर जाएगा। उल्टा पकड़ते हैं जो उसके मुंह में तरल हो बाहर गए, उसको ठोकते हैं। और जैसे रोया, पहली वायु उसके फेफड़े में गई, तो पहले जो बच्चे पैदा होते थे उनको तुरंत साफ किया जाता था। तो बच्चों, अब आप ये हमको बताइए, आप यहाँ पे बस्ती से आपको पकड़ा जाए और सीधा कश्मीर के पहाड़ी को बैठा जाए, बच्चा माँ के गर्भ में है तो तापमान ये 37 डिग्री, और उसको जब निकाला गया बाहर का तापमान मान लीजिए 25 डिग्री, कांपेगा नहीं। अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले माँ के सीने पे लेटा देते हैं, माँ के सीने पे लेटा देंगे साफ करने से पहले, कि उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे नए वातावरण को, समझ आ रही बात? ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है। कांपने का कारण मैं ये बता रहा हूँ, जब पैदा हो गया वो जब शरीर से बाहर निकला और उसको साफ करके मार के बदल लेता, उसको कांपने लगा। क्यों? आपको यहाँ से पकड़ा जाए और ले जा करके हिमालय को बैठा देंगे, ठंडा लगेगा कि नहीं? क्योंकि वो इस तापमान पे लगातार रहेगा। आपको थोड़ा आगे हो सकता है, समझ में आ रहा? अब इसको आगे लेके बंद करो यार, अब अगर बी पॉजिटिव है, इसको देना है तो नहीं देगा, नहीं देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको बी निगेटिव है, इन दोनों को देगा, इन दोनों को देगा, इन दोनों को नहीं देगा। अब अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव क्या करेगा? ए बी निगेटिव है, ये क्या होगा? देगा, देगा, इसको नहीं देगा, देगा, नहीं देगा, देगा, नहीं देगा, देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, पॉजिटिव है, निगेटिव को नहीं देगा, सबको देगा। अब कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जो यूनिवर्सल रिसीवर है? यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सल डोनर जीरो निगेटिव हुआ, जीरो निगेटिव क्या हुआ? यूनिवर्सल रिसीवर हुआ।
कौन सा ऐसा रुधिर रोग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है? जीरो निगेटिव, जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। क्लियर हुआ? है? ये व्यक्ति रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मौके पे रख की जांच की व्यवस्था नहीं है, कौन सा रोग चढ़ाए तो 100% बच जाए, जीरो निगेटिव। और एक व्यक्ति रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका ऐसा रक्त पाया गया जिसको कोई भी रक्त चढ़ाए मरेगा नहीं, AB पॉजिटिव, उसको कोई भी रक्त ये हुआ। और अगला क्या हुआ? लिखे नहीं हो? लिखना क्या है तो अपने आप बनाना है, बना देना अपने। रुधिर वर्गों की वंशागति। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्गों की वंशागति। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, असल में तुम लोग और आगे आ जाओ तो सुनाई देगा यार, हमको चिल्लाना ज़्यादा पड़ेगा ना, आगे आ जाओगे तो हमको सुविधा हो जाएगी, सुनाई देगा। खसक जाओ, ऐसे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। 1924-25 में बर्नस्टीन 1924-25 में बर्नस्टीन ने मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को, बर्नस्टीन ने मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को मेंडल के नियम के आधार पर समझाया। वंशागति को मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को मेंडल के नियम के आधार पर समझाया। अब देखिए ये मेंडल का नियम पर मत जाइए, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझ, ठीक है? आइए देखते हैं। इस तरह से टेबल बनाइएगा, यहाँ लिखिए क्रॉस, यहाँ लिखिएगा संभावित संतानें, यहाँ लिखिएगा असंभावित संतानें, ठीक। अब अगर ए वर्ग का विवाह ए वर्ग से हो जाए, ए वर्ग का विवाह बी वर्ग से हो जाए, बी का विवाह बी से हो जाए, ए का विवाह ए बी से हो जाए, बी का विवाह 0 से हो जाए, ए बी का विवाह 0 से हो जाए, या ए बी का विवाह ए बी से हो जाए है, और बी का विवाह ए बी से। 5 मिनट करें, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। अब देखो यहाँ समझो इसको, इन दोनों की शादी होती है तो जो बच्चे पैदा होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ये आपको दिखाता है। इसके गूढ़ ज्ञान में न जाइए, एक तरीका है इसका। क्या तरीका है?
देखिए इसके तरीके को बताता हूँ। जैसे ए का विवाह यदि ए से होता, अब ए पुरुष है ए स्त्री है ना, इन दोनों का विवाह होता है तो संतान। एक जीरो आप अपने मन से यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। अब ऐसे बना लीजिए चक्कर वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला याद होगा, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ए जीरो यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, ए जीरो, यानी ए वर्ग की संतान होगी और जीरो ए जीरो समझ में आया कि नहीं? दो बार ए लिखा तो ए जीरो लिखा तो ए वर्ग और यानी अगर ए वर्ग के पुरुष का विवाह ए वर्ग की स्त्री से होता तो उनकी ए वर्ग की भी संतानें हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। हाँ? इसी प्रकार से अब क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती ना, इन दोनों का विवाह होगा क्या बताओ, इन दोनों का विवाह संतानें किस वर्ग की होगी बताओ जल्दी। निकाल के बताओ। यार चारों वर्ग की संतान हो सकती है। यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ जीरो लगाओ, क्या है? चारों वर्ग आया कि नहीं आया? इन दोनों की शादी होगी तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और जीरो हो सकता है। यहाँ नन है, कोई नहीं। यानी ए का विवाह बी से हो तो चारों की संतान हो सकती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आता है मैं बताता हूँ। एक तो इससे आता है, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बताओ क्या होगा? बी होगा और जीरो होगा, यहाँ नहीं होगा, ए और ए भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, जीरो नहीं होगा। कर देख लीजिए, इसको जब करेंगे तो ए और ए बी करेंगे ना, यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ ऑलरेडी दो नोट यहाँ नहीं लगाएंगे। जब यहाँ ये भी दो है यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। अब इसको करो ऐसे, ए जीरो ए बी, ए हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। काउंट नहीं हो सकता। इसमें बोलिए बी हो सकती है, वो हो सकती है, ए और ए बी। क्या बताओ? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। जिस ब्लड ग्रुप के माता पिता हैं उस वर्ग की एको संतान होगी।
अम्मा बाबू जिस वर्ग के हैं उस वर्ग की एक भी संतान नहीं होगी। यही खास बात है इसको कैसे एबी का विवाह 0 होगा तो 0 लगा दिया। अब बनाओ एबी यहाँ रख दिया, ये वाले यहाँ रख दिया, क्या हो ए और बी एक पति पत्नी है, 5 वर्ष हो गए शादी के, उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ। 5 वर्ष के बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उनकी अपनी 3 संतानें पैदा हुई। वर्तमान में 4 संतानें हैं। उसमें से एक संतान का रुधिर वर्ग उनमें से एक संतान का रुधिर वर्ग 0 है। बताइए पहली पैदा हुई, दूसरी पैदा हुई, तीसरी पैदा हुई या गोद में? पति पत्नी है, 5 साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हुए। उन्होंने 3 बच्चों को गोद ले लिया। नहीं सॉरी, 5 साल हुए शादी के, उनके बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने एक बच्चे को गोद में ले लिया। गोद लेने के बाद उन्होंने 3 बच्चे उनके अपने हो गए, इलाज कराया। वर्तमान में 4 बच्चे, 4 में से एक का 0 वर्ग है। बताइए वो पहला पैदा हुआ, दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ या गोद लिया? गोद लिया हुआ, क्योंकि उनके अपने 0 तो हो ही नहीं सकते ना, नहीं हो सकता। समझ बात आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रुधिर के संगठन। समझ में आ रहा है बढ़िया से? इन दोनों का कर लो, ये होगा, बी होगा, सी होगा, यू नहीं होगा। इसका भी करोगे तो ए होगा, बी होगा, बी होगा, यू नहीं होगा। यही तो होगा। भी क्वेश्चन आया है, इन्हीं दोनों में से आया है, इसमें से और इसमें से। अब हेडिंग डालिए रुधिर का संगठन। रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रुधिर का संगठन, ब्लड कंपोजिशन। अब इसको समझ लीजिए डिटेल में। एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा बनाता है 55% भाग। इसमें क्या क्या होता है प्लाज्मा में? एक तो वाटर होता है, ठीक है, लगभग 93%। इसके अलावा इसमें सॉलिड होता है। फिर क्या होता है इसमें गैस। सॉलिड होता है तकरीबन 8%। सॉलिड में क्या क्या होता है? देखिए सॉलिड में जो मेन चीजें हैं, प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, तीसरी प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन चौथी। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन,
ये 4 प्रकार की प्रोटीन इसमें होती है सॉलिड में सॉलिड रूप। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका बहुत मतलब नहीं है। और गैस इसमें होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्लाज्मा में घुली हुई। ये ब्लड कंपोजिशन है, रुधिर का संगठन है। ये सब जब नाइट्रोजन गैस आती है, ये भी फेफड़े से आती है ऑक्सीजन के साथ। वायु जब आप सांस लेंगे तो सारी गैसें होती हैं। मतलब सर हम कुछ मात्रा में आपको जरूरत तो ऑक्सीजन की है, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी होती है। अब समझिए आगे। समझिए तो देखिए, जो ये वाली प्रोथर्मिन प्रोटीन है और फाइब्रिनोजन अभी आगे बात करें, ये दोनों रुधिर का थक्का जमाने में मदद करते हैं। थक्का क्लॉटिंग है, तो चोट लगती है तो रुधिर का थक्का जमाने में ये दोनों मदद करती है। एल्ब्यूमिन जो है ये नर्सिंग का काम करती है, यानी पोषण का काम करती है। और ये क्या है, ये जब आपके शरीर में सूक्ष्मजीवी घुसता है, जैसे पिस्तौल या गोली बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये ग्लोब्यूलिन की सहायता से आपका जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बना के मारता, ये रॉ मटेरियल का काम। ठीक है, प्लाज्मा में इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होती है, वो आपके रक्त का 45% बनाती है। एक तो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो सबसे पहले मैं जो चर्चा करूंगा वो आरबीसी की। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की मैं चर्चा करूंगा। और आपको क्या समझना है पहले आरबीसी के बारे में। अब देखिए, पहले हम एक चीज समझते हैं, शायद मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे याद नहीं, कि ब्लड का निर्माण होता कहाँ है। पढ़ाया है आपको, बोन मैरो में होता है ना। जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ये आपकी हड्डी है, तो यहाँ पर बोन मैरो बनता है। ये मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का होता है बोन मैरो। एक को कहते हैं रेड बोन मैरो, एक को कहते हैं येलो बोन मैरो। ठीक, इसी की सेल से एक इरिथ्रॉइड होती है, एक माइलॉइड होती है, एक मेगाकैरियोसाइट्स होती है, जिससे बोन मैरो बनता है। तो जो आरबीसी का निर्माण भी यहीं से होता है। अब बात करते हैं पहले आरबीसी। इसका पूरा नाम लिख लीजिए, रेड ब्लड सेल्स। या इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। हाँ, ये दूसरा नाम है। जब इसको पढ़ते हैं ना, तो कैसे पढ़ेंगे, किस हेड पे पढ़ेंगे, काम आपका बनता है। ये क्या है,
ये उससे संबंधित फार्मूला मैंने बताया। ये क्या फार्मूला है? ओ का देखिए मतलब होता है इस तरह से चलेंगे तो सारी चीजें कम समय में आपकी कवर हो जाएगी। ओरिजिन का मतलब है निर्माण कहाँ होता है? रेड कौन सी सेल करती हैं? एरिथ्रॉइड, ठीक है। अब एस का मतलब क्या होता है? सी। आरबीसी का शेप क्या है मालूम है? बाइकांकेव समझते हैं? तस्तरी इस शेप में आरबीसी होती है। ये इसका मतलब इसका, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइज। साइज का मतलब क्या हुआ? साढ़े 7 से 8 माइक्रोन व्यास है, 1.5 से 2 माइक्रोन मोटी होती है। कौन? आरबीसी। तीनों का मतलब बता दिए। अब आइए ए का मतलब है एज। 120 डेज। आयु कितनी होती है? 120 दिन की होती है। एक 120 दिन होती है। एन का मतलब हुआ नंबर। देखिए इसमें लिखिएगा नंबर में 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर स्त्री। इसका मतलब समझ रहे हो ना? बताए भी है। अब देखिए और आगे देखो, इसके अलावा देखो अगले का मतलब होता है न्यूक्लियस। आगे लिख लीजिए मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन ऊंट और लामा, ऊंट कैमल और लामा जो होता है उत्तराखंड में पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ऊंट का छोटा भाई समझिए। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और एक चीज नीचे वो लिख लीजिएगा नंबर में, यदि रक्त में, नीचे लिखिएगा पॉइंट में, यदि रक्त में आरबीसी की संख्या में यदि
नीचे लिख लीजिएगा, यदि रक्त में आरबीसी की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी हो जाए तो इसे पॉलीसीथीमिया कहते हैं। पॉलीसीथीमिया कहते हैं। यदि आरबीसी की संख्या में कमी आ जाए तो इसे एनीमिया कहते हैं। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा। अगर इनकी संख्या में कमी आ जाए तो एनीमिया कहते हैं। कभी भी देखें किसी भी रोग के नाम के आगे पीछे मिया लगा हो तो समझ लेना इसका संबंध आरबीसी से। कैसे देखें, अगर आयरन की कमी हो जाए, इसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक, विटामिन B9 की कमी हो, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, विटामिन B12 की कमी हो जाए तो पेरिनीशियस एनीमिया। ठीक, आगे जीडी हो जाए, जेनेटिक डिजीज, जैसे दो टाइप, एक है थैलेसीमिया, बता चुका हूं उसमें, एक है सिकल सेल एनीमिया। एक साथ आ गया, मिया लगा तो समझो आरबीसी से संबंध है। आगे बढ़े। ये फार्मूला लेके चलोगे कभी भी एक भी चीज छूटेगा नहीं। यहां तक समझ गए, न्यूक्लियस नंबर लिखकर समझ गए, आगे बढ़े। अब इसकी बात करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ यस का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट वीकली हेडलाइन, इसका मतलब भैया हो गया, खटखट कभी होएगा वो। देखिए सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है।
कस्तूरी मृग की होती है, इसको मस्क डियर भी कहते हैं, मस्क डियर भी कहते हैं। ये जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड का राज्य पशु है, सबसे छोटे आकार की आरबीसी होती है। फिर एल आई है, एल का मतलब हुआ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आरबीसी मेढक की होती है, मेढक की बड़ी आरबीसी मेढक की होती है। अब आइए एच, एच का मतलब है हिली रीजन। मतलब क्या हिली रीजन? इसका मतलब होता है हिली रीजन। देखा होगा जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके गाल लाल लाल होते हैं, क्यों होता है? समतल से पहाड़ों की ओर जाएंगे और ये समतल इलाका है, का दिखेगा यहाँ की जो वायु होगी इसका घनत्व तो यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी वायु, यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है? तो जब डेंसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की उपलब्धता भी घट जाएगी। तो होता क्या है इस दशा में? आपके शरीर में जो आपकी किडनी वो एक हार्मोन बनाती है इरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन बनाती कौन? किडनी। और ये हार्मोन क्या होगा? ये आपके बोन मैरो में जाएगा और आरबीसी के निर्माण को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। इसलिए पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में आरबीसी की संख्या समतल में रहने वालों से 25-30% ज़्यादा होगी। आप चले जाएंगे 3 महीना रुकेंगे, कम से 3 से 4 महीना, आपका गाल भी टमाटर की तरह लाल हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन निकलेगा। इस हार्मोन का उपयोग डोपिंग में भी करते हैं, स्पोर्ट्स डोपिंग। आप समझ रहे हैं? नाम सुना है? जो धावक होते हैं जल्दी जीतने के लिए बाहर से हार्मोन का इंजेक्शन ले लेते हैं। ये हार्मोन जाके क्या करेगा? रक्त में आरबीसी की संख्या को बढ़ाएगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम करके निकालेंगे, ऊर्जा मिलेगी, तेजी से दौड़ जाएंगे। इसको ब्लड डोपिंग में यूज करते हैं। तो देखिए युद्ध की तरफ बात, वहाँ एवरीथिंग जायज है, वहाँ करते होंगे, लेकिन जो स्पोर्ट्स में धावक लंबी रेस में दौड़ जीतना, इसका इंजेक्शन पहले से ले लेगा तो क्या होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीजन खींचेगा तो जो उसके शरीर में भोजन है उसको तोड़ेगा जल्दी, ऊर्जा जल्दी मिलेगी। तो ब्लड डोपिंग में इसका उपयोग करते हैं। एक वाडा बनी है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी। एक नाडा बनी है, नेशनल डोपिंग एजेंसी। भारत की नाडा है, बाहर की वाडा है। वाडा के निर्देश पे नाडा काम करती है। जैसे आप कफ सिरप का, कई सारी दवाएं ऐसी होती है मेडिसिन में, उसमें ये सब केमिकल मिलाए जाते हैं जो ब्लड डोपिंग का कारण बनते हैं। समझ रहे हैं? इसको डोपिंग में इस्तेमाल करते हैं एथलीट वगैरह। ये आर्टिफिशियल में मिलता है, ये किडनी से निकलने वाला एक हार्मोन है। लिखना चाहिए कि नहीं? पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों के गाल लाल होते हैं क्योंकि
गाल लाल होते हैं क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व तो घट जाता है। इस दशा में उनके वृक्क से घट जाता है, उनके वृक्क यानी किडनी से इरिथ्रोपोइटीन, ये लिखा है, इरिथ्रोपोइटीन नामक हार्मोन निकलता है जो कि अस्थि मज्जा में पहुंचकर आरबीसी के निर्माण को तीव्र कर देता है। और इसके रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इनके गाल या हाथ पैर लाल दिखाई देते हैं। अब देखिएगा, अगला जो बिंदु है जिस पर चर्चा करूंगा वो कलर, आरबीसी का कलर सी का मतलब है, इसको खूब मोहब्बत से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आरबीसी का जो रंग होता है वो रेड होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसमें उपस्थित रेस्पायरेटरी पिगमेंट, और इसका नाम क्या है? यहाँ लिख देते हैं HB या हीमोग्लोबिन, इसको इस तरह से भी स्पेल करते हैं। आप पुरानी बुक में जाएंगे तो ऐसा लिखा, नेट में जाएंगे तो ये लिखा हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्टकट में HP कहते हैं। अब देखिए समझिए, यहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन होता है, समझ लीजिए थोड़ा सा, एक जो एलाइव आरबीसी है, एलाइव आरबीसी, जीवित आरबीसी के 34% भाग को HB बनाता है। लिख लीजिए उसको, नोट करते जाइए, क्योंकि आप देखेंगे समय खराब होगा। जीवित आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। जीवित आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। जबकि मृत और सूखी आरबीसी के 90% भाग हीमोग्लोबिन बनाता है। जबकि मृत और सूखी आरबीसी के 90% भाग हीमोग्लोबिन बनाता है। समझ गए कि नहीं? और आगे आके बढ़ जाओ यार, काय दिक्कत होगा। इसके बगल बढ़ जाओ ना, उधर और आगे आके बैठ जाओ। ये समझ में आया कि नहीं कि 90% कैसे हो गया? पीछे के एग्जाम्पल पढ़ाए थे कुछ दिन पहले। जीवित में 34%, अमृत और सूखे में कितना हो गया? समझ में आया कि देखिए होता क्या है, हमको याद है, आपको बता रहे हैं
आपसे कहा जाए कि 1 लीटर पानी का शरबत बना, याद आया? जी सर। 1 लीटर पानी का शरबत बनाए, 100 ग्राम चीनी डाल के जब बनाएंगे तो 10% बना। तो मैंने कहा जीवित आरबीसी में 34%। अमृत तो सूखे में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ गया समझ में आया? बताया है ना मैंने भाई। 1 लीटर पानी ले लिया, 100 ग्राम चीनी मिला लिया, 10% बन गया। अब इसमें से आधा लीटर पानी निकाल लेंगे, कितना परसेंट सब किसान खाली पानी निकालेंगे तो ये 20% हो जाएगा। नहीं, केवल पानी निकाला, उबाल के चाहे जैसे। अरे पानी और चीनी मिला दे, 10 लीटर पानी और 1 किलो चीनी मिला दे, उबालते जाए उबालते जाए उबालते जाए, तो गाढ़ा होगी कि ना होगी? बस वही तो हो रहा है। जब जीवित आरबीसी पे इतना अमृत सूखे में 90% हो गया पानी की मात्रा। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो छोटी सी बात थी, अब आते हैं ये जो आपकी हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ समझिए मैं अप्लाइड चीज है। हीमोग्लोबिन बना है हीम प्लस हीम और ग्लोबिन का बना। कहीं कहीं पर हीम की स्पेलिंग ये भी मिलेगी, ठीक। अगर हीम को देखें किसका बना है, तो हीम बना होता है आयरन प्लस पोर्फिरिन का। कौन? हीम। अब ये ग्लोबिन क्या है? देखिए, कभी भी किसी के नाम के लास्ट में अगर आयन लगे तो जहां तक संभावना है वो प्रोटीन होगा। क्या होगा? तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अब इसकी समानता देखें। ये तो देखिए एक आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन रंगा पदार्थ है। इसका काम क्या होता है Hb का? Hb जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमो। और इसका कलर क्या होता है? डार्क रेड। अब अगर Hb जुड़ जाए किससे? यदि Hb जुड़ जाए किससे? अगर Hb से ही ऑक्सीजन निकल जाए तो इसका रंग हो जाए, तब यह कहलाएगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन कहलाएगा। और इसका रंग क्या होगा? हल्का नीला हो जाएगा, हल्का ब्लू हो जाएगा, हल्का नीला हो, रेडिश ब्लू कह सकते हैं, ठीक है। इसका काम है ऑक्सीजन को पकड़ना, ठीक है। यानी ये क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब जो पौधे हरे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, उनका ग्रीन रंग किसके काम होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है भैया। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या होता है बताओ? दोनों में क्या होता है? डब्बा को रखे हो बोतल क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर जो भरा है वो क्लोरोफिल है। इसके अंदर हरे रंग का जो भरा है वो क्लोरोफिल है। डब्बा क्या है? ये दोनों में अंतर है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक पिगमेंट है, इसको क्या कहते हैं?
प्रकाश संश्लेषी रंगा पदार्थ, या इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अभी बात कर लेंगे, समय रहा तो फोटोसिंथेसिस की बात कर लेंगे। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, दो चीजों से मैग्नीशियम प्लस ठीक है, ये बना है मैग्नीशियम पोरफिरिन। इसमें और इसमें ये समानता दिख रही है कि नहीं? अब देखिए, एक तो लोहे का बर्तन ले लीजिए घर में, लोहे की कढ़ाई, और उसमें हरी सब्जी है। ये क्या है? हरी सब्जी। हरी सब्जी इसमें पकाइए, क्या होगा? हरी सब्जी से ये मिलेगा। लोहे का बर्तन है तो उसमें आयरन मिलेगा। ये और ये मिल गया तो ये बन गया। और भोजन में ठीक ठाक प्रोटीन ले रहे हो तो ये बन जाएगा। अब अगर आप खाना बना रहे हो, मान लो आज के समय में नॉन स्टिकी बर्तन में, ये क्या है? नॉन स्टिकी पैन है। क्या होता है ये? और ये लोहे का होता है। नॉन स्टिकी बर्तन जानते क्या होता है? ये जो बैग है आपका, ये प्लास्टिक का बना है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं, अगले पेज में बता देते हैं, एक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जानते हैं ये प्लास्टिक सबसे ज्यादा विनाशकारक बन रहा है। एक होता है माइक्रोप्लास्टिक। क्या हो जाता है? आज जो भी खाना, जो कुछ भी खाना, बच्चे को टिफिन दिया, खाना ले गया, धीरे धीरे टिफिन घिस गया, मंजन किया ब्रश से, प्लास्टिक ब्रश घिस गया। घिसने का मतलब उतना प्लास्टिक आप खाए गए, और जो प्लास्टिक खा गए वो माइक्रो प्लास्टिक है। फीमेल का जो जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कई सारे रोग देखे जा रहे हैं। मेल में देखे जा रहे हैं, बच्चों में देखे जा रहे हैं। और एक चीज बता दें आपको, टेल्कम पाउडर है, महासत्यानाश करता है। अच्छा लगे, जैसे यहाँ तो ऐसा पाउडर लगाएंगे जैसे आटा चपोड़ लिए पूरा। आपको पता है 1894 में टेल्कम पाउडर बनाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने टेल्कम पाउडर बनाना शुरू किया। बेबी पाउडर उसका बनता है, टेल्कम पाउडर। 2020 में उस पर मुकदमा चला टेल्कम पाउडर बनाने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि टेल्कम पाउडर जो है, ये जानते हैं Mg3 Si4O10 होता है इसका फार्मूला, और इसी से मिलता जुलता एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस जो मिलता है, एस्बेस्टस का सूत्र भी लगभग, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, Si2 होगा और ये शायद O5 होता है। यही सूत्र लगभग एस्बेस्टस का होता है। एस्बेस्टस का उपयोग करके वो टेल्कम पाउडर बना है। और ये एस्बेस्टस जो है जबरदस्त कैंसर का था। अब बच्चे को ऐसे लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और 2020 में इस पर मुकदमा चला जॉनसन एंड जॉनसन। उसने माना कि एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं। मार्केट में जितना उसका पाउडर था सब उठवा लिया गया।
हटवा दिया उसको। आप जानते हो क्या बेचता है पाउडर? क्या करते हैं, जो मक्का होता है, मक्का का स्टार्च निकाल करके उसका पाउडर बना करके बेचा जाता है। ये नुकसान बिल्कुल नहीं है। मक्के का स्टार्च निकाल करके सुखा करके पीस करके उसका पाउडर, जो टेल्कम पाउडर तो कभी नहीं लगाना चाहिए। ये है उसका टेल्कम पाउडर, ये वाला, ये उसका है टेल्कम पाउडर। अब आप समझिए जो वहां की कंपनी ये कर रही है, जो टेल्कम पाउडर बनाती है, तो क्या करती है, यहाँ तो सत्यानाश होगा। बोलिए, कंपेयर करिए, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और यहाँ धुआंधार लगाएंगे पाउडर हुआ, या जो लिपस्टिक है, कैडमियम होता है इसे, कैडमियम इटई जैसे रोग का कारण बनता है। इटई जितने भी सौंदर्य प्रसाधन सत्यानाश करते हैं, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा बोरो प्लस है, ठंडी का दिन है, वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए दुनिया भर के सौंदर्य प्रसाधन है, ऐसी की तैसी करते हैं। तो अब अगर आप देखें, अभी मैं जो बात कर रहा था, ये नॉन स्टिकी बर्तन, मैंने कहा कि एक तो थर्मो प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक। दोनों में अंतर जानते हैं? ये आपका जो बैग है, ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ऐसे समझो यार, जिसको कबाड़ी खरीद के ले जाए, कुछ पैसा दे जाए, समझो उस थर्मोप्लास्टिक रीयूजेबल होगा। खिलौने वगैरह, बाल्टी वगैरह, वो थर्मोप्लास्टिक है, उसकी रिसाइकिल हो सकती है। और ये बैग क्या है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ये क्या है? टेफ्लॉन। इसी का लेप इसमें लगाते हैं, नॉन स्टिक के बर्तन। इसमें आप खाना रखें तो एल्यूमिनियम का बनता है। एल्यूमिनियम आपके शरीर में जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। एल्यूमिनियम की आपको आवश्यकता ना के बराबर है, लेकिन आयरन की अच्छी खासी आवश्यकता है। अब जब ये खाना बनाते हैं तो लकड़ी का करछुल लेते हैं, लकड़ी के करछुल के साथ नॉन स्टिकी बर्तन यूज होता है। अमूमन लकड़ी का करछुल टूट जाता है, तो लोहे के करछुल से शुरू हो जाएगा। अब ये जो टेफ्लॉन है, ये खाने के साथ कैंसर का कारण है। आज से 50 साल पहले उतना कैंसर नहीं होता जितना हम लोग जब छोटे छोटे थी। मैं बाहर रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं क्या खाऊं? कचरा बिकता है मार्केट, एवरीवेयर ओनली कचरा। फ्रूट ले लेता हूँ, फ्रूट खा लेता हूँ, बहुत मन हुआ तो अंडे खा लिया बॉयल, बहुत मन हुआ ब्रेड मक्खन ले लिया, और बाकी सब कुछ कचरा है। आपको ये पसंद है कि ये पसंद है? ये पसंद है। जिस दिन ये जवाब देगा कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन कचरा खाते हैं, मोमोज, एवरीथिंग कचरा है। मोमोज ले लो, पकौड़ा ले लो, जलेबी ले लो, सब कचरा है। चने कहीं मिल रहे हो, बॉयल हुए, सब कुछ कचरा है, सब कुछ कचरा। कचरा खाते हैं। अभी वो सब दुकान में लोग खरीदेंगे। मैं तो पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, हर शहर में कचरे की दुकान लग जाती है। मोमोज और वो तल करके वो आलू छील के जो बनाते हैं, बन रहा है बच्चे, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट की भीड़ है। मेमोरी कम, आप उठा के देखिएगा। अभी रिपोर्ट आई है कि जो बच्चियां होती हैं
5 साल 4 साल 6 7 साल की बच्चियों में प्यूबर्टी हिट हो रहा। प्यूबर्टी समझ रहे हैं? 7 साल की बच्ची में एंसी शुरू हो गया। कारण जानते हैं? मम्मा तैयार हुई तो वो भी लिपस्टिक लगा रही है, छोटी सी बच्ची दूध पी रही है, दूध मिल्क ही रीजन है। आप कहोगे कैसे? देखिए, आज जो दूध आपको एनिमल से मिल रहा है उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा। वो जब दूध बच्ची पिएगी तो एक 14-15 साल के बाद उसमें हाइपोथैलेमस से साइकिल शुरू होती है, उसमें प्यूबर्टी आ वो अर्ली चालू हो। 7 साल की बच्ची को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 7 साल की बच्ची में प्यूबर्टी आ रही है, माइक्रोप्लास्टिक कारण बन रहा है, ये कारण बन रहा है, ये समझ। जितना आप प्राकृतिक भोजन करेंगे उतनी लंबी आयु। कभी कभार 2-4 महीने में बात अलग, महीने में एक बार दारू पिए उतना खतरनाक है जितना कचरा खाना। बियर आपके बॉडी को रिफाइन करता है, सिल्कन होता है। जो भाई हम जिस देश में रहते हैं वहाँ गर्म देश है, जो लोग ठंडे देश में रहते हैं वहाँ ठंड इतनी कि दारू ना पिए तो जिंदा नहीं बचेंगे। क्योंकि शराब करता क्या है, आपके शरीर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इससे उष्णता। जब आप शराब थोड़ी मात्रा में पीते हैं तो आपके शरीर की जैविक क्रियाओं में खासकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, थोड़ी गर्माहट मिलती है। वहाँ परिवार के लोग साथ में बैठ के दारू पीते हैं, वहाँ कॉमन सी चीज है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है। हमारे देश में जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं पीने की, कभी कभार आप दे सकते हैं, खासकर बियर वो साफ कर दे, समझ रहे हैं। लेकिन जो कचरा खा रहा है, आप किसी और देश में जाइएगा तो कचरा नहीं मिलेगा, सब उबला हुआ चीज मिलेगा। नॉनवेज भी खाएंगे तो उबला हुआ है, यहाँ तो मिर्च मसाला मिला है, कैसी कर देते हैं। इसीलिए कैंसर आप विश्व में देखेंगे तो भारत इसमें ऊपर जा रहा है। कारण ये जीभ का स्वाद। मैं जहाँ खाना करता हूँ उससे कहता भाई दाल उबली हमारे लिए रख देना, रोटी सादी दे देना, और वो सब्जी जिसमें मिर्चा बिल्कुल ना हो, खाली नमक डाल देना, वो दे देना। तो कैसे खा लेते हैं, हम खा लेते हैं। और सीधा सब्जी में पता है क्या क्या मसाला, कौन सा तेल मिला रहा पता थोड़ी है। जितना सादा खाना खाएंगे आप 12 घंटा काम करेंगे, आप विश्वास करिए आपका शरीर जवाब नहीं दे। और ये मिर्च मसाला खा के देखिए 5 घंटे में बोल जाएगा शरीर, कहेगा भैया बस करो। एक तो वैसे कचरा भर दियो हमने। तो समझ में आ रही बात? यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर खाना लोहे के बर्तन में बनाया जाए क्या आयरन मिलेगा, हीमोग्लोबिन सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। आगे बढ़े अब, चलिए आगे देखते हैं। क्या SLSLCO बी पे बात करते हैं। देखिए बी का मतलब होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है ना, जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह
या कोयला वगैरह